सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली की सभी सखियों, श्रोताओं और प्यारी बुआ को नेहा का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नेहा बिटिया, खुश रहो। और हमारे सभी तमाम श्रोताओं को यथा योग्य, यानी कि जो छोटे हैं उन्हें ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, और बाकी सबको नमस्कार। प्यारी बुआ, एक राज की बात आप ये बताइए। क्या मतलब है? हाँ, आते ही सवाल शुरू। अरे पहले ये तो बताओ कि आज क्या क्या है कार्यक्रम में। अच्छा चलो पूछ लो सवाल। हाँ, तो आते ही हमें ये आपसे राज की बात ये पूछनी कि दिवाली में सब मिठाइयाँ खा के हम लोग तो हो गए मोटे। अच्छा, आप कैसे फिट हैं और आपकी चेहरा जो है इतना चमक कैसे रहा, ये बताइए हमें। देखो, चेहरा चमकने का राज तो भाई तुम लोगों का प्यार है, और सबसे जब मिलते हैं तो हमारा चेहरा यूं ही एकदम खुशी से चमकने लगता है। हाँ, लेकिन मोटापे वाली जो बात है ना, तुम लोगों ने बहुत मिठाइयाँ खाई, हमने थोड़ा संभल संभल के खाई थी, है ना, क्योंकि थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ता है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी उम्र हो चुकी है। उम्र तो आपकी नहीं हुई, अभी तो ऐसा आपके सामने लग रहा है कि हमारी उम्र हो चुकी है कि हमें मिठाइयाँ सोच सोच के खानी पड़ेगी, बताइए। देखो, यही तो हम कह रहे हैं कि अगर इन सब चीजों की आदत शुरू से डाल ली जाए, यानी कि साथ में व्यायाम किया जाए। और अभी किसी योग गुरु ने बहुत अच्छा कहा, और वो लाइन नेहा बहुत अच्छा लगा हमको सुनकर, कि उन्होंने बस इतना कहा कि जो आप खाते हैं उसकी कैलोरी उतनी न गिने जितना कि आप उसको जलाने की कोशिश करें, यानी कि आप उतना व्यायाम कर लें ताकि वो कैलोरी जो है वो नष्ट हो जाए, वो आपके शरीर में उस तरह से न लगे अनावश्यक रूप से। तो भाई ये ना सोचो ना कि पोषण जो है वो ना मिले, वो ना मिले, वो चाहिए चाहिए, है ना। मतलब तो गिन गिन के ना खाएं और जो खाएं उसे पचा लें। पचा लें। और मतलब यही कहने का भी मतलब है कि व्यायाम गिन गिन के ना करें, क्योंकि हम जब व्यायाम करते हैं ना तो हर समय घड़ी देखते रहते हैं, अब कितने मिनट हुए, अब कितने मिनट हुए, उसको ठीक से करें। और खाना खाते समय भी ठीक से खा लें। वो गिनती कितनी जरूरी हो जाती है कि 10 बार करना है तो वो 10 जल्दी क्यों नहीं आ रहा, तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है उसको करते समय। तो बस इसीलिए कहा जाता है कि शुरू से इसकी आदत डालना जरूरी है। और फिलहाल हम कार्यक्रम में आज कहाँ कहाँ घुमाने वाली हो बिटिया? आज हम औरंगाबाद घूमने चलेंगे। क्या बात है। और दैनिक जीवन में विज्ञान क्या क्या महत्व है, इस पर भी बातचीत करेंगे शायद। जी, इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। और आज हम सखी विशेष में बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल की, जो रंगमंच से संबंधित हैं। रंगमंच में उनका जो सेवा है, उनका जो योगदान है, ये तो वर्ल्ड फेमस है। और इसके साथ ही हम आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के मौके पर भी बात करने वाले हैं। जी हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हमारे सभी श्रोताओं को ढेर सारी बधाई, बुआ की ओर से और नेहा की ओर से। बिल्कुल, आपने मेरी ओर से दे दी तो मुझे अच्छा हो गया, क्योंकि अब मुझे गिन गिन के नहीं सोचना पड़ेगा कि कितनी कितनी बधाइयां देनी, कितनी नहीं। ऐसा भी सोचते हैं बहुत। और क्या, बिल्कुल। हम तो, कुछ लोग तो बड़ा बुरा मान जाते हैं, कहते हैं लो हमें तो नहीं कहा। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा है, 2-4 नाम लो, उसके बाद आदि आदि लगा दो, तो उसमें आदि आदि में कह दो सब आ गए। ये भी एक, तो आपने आते ही हमें शिक्षा दिवस के मौके पर 2-3 सीख दे दी जिसे हम जिंदगी भर अपना सकते हैं। देखो, ये तो वर्ड फेमस है ना कि बुआ जी जो बताएंगी तो कुछ तो काम आ ही जाएगा ना। बिल्कुल, क्योंकि देखो, बाल ऐसे ही नहीं सफेद किया है। कहाँ बाल सफेद हुए हैं आपके? बाल तो हमारे सफेद हो रखे हैं कहीं कहीं से, हमने धूप में ही किए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तनाव में और धूप में किया है, तो भाई तनाव से भी बचे रहें। लेकिन फिलहाल जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है उसका महत्व है। और हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे स्वतंत्र भारत के, यानी कि आज़ादी के बाद जो पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज जन्मदिन है। और इसीलिए आज के दिन यानी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, और वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन्होंने देश के कई बड़े शैक्षणिक संस्थानों की नींव रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि एक अच्छे शिक्षाविद, और कहना चाहिए कि शिक्षा की सेवा उन्होंने की। जी।
15 अगस्त 1947 से लेकर 2 फरवरी 1958 तक वो देश के पहले शिक्षा मंत्री के पद पर रहे और साल 2008 ये वक्त था जब उनकी जयंती को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और उस वर्ष से लेकर अब तक 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। और ये सम्मान यानी कि उनके जन्म जयंती को तो शिक्षा दिवस के रूप में मनाते ही हैं। जी। साल 1992 में नेहा मौलाना अबुल कलाम आजाद को देश के सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया और खास तौर से उनकी जो खूबी वो ये है कि महिलाओं की शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया और आधुनिक शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी भाषा पर भी उन्होंने जोर देने को कहा, यानी कि हम विश्व मानक पर भी खरे उतरे और हमारी जो बहनें हैं वो भी शिक्षित हों। उनका मानना था कि किसी भी भाषा को अपनाकर हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और जहाँ तक उन्होंने अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया, वहीं उनका ये भी मत था कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा जो है मातृभाषा में ही होनी चाहिए। इससे बच्चे जो है वो जुड़ते हैं और उनकी जो नींव होती है वो बहुत मजबूत होती है। और कहीं ना कहीं नेहा ये भी लगता है कि जब मातृभाषा में पढ़ते हैं तो बच्चों में शिक्षा के प्रति जो प्यार है वो भी रहता है, ऐसे जैसे ऊब नहीं होती है जी। तो ये बात उन्होंने ध्यान रखी, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और आज के दिन में शिक्षा के महत्व को, जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है ये बताने के लिए भी आज का दिन मनाया जाता है। साथ ही अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं जिनसे भी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है और देश के पहले शिक्षा मंत्री और देश में उनकी जो शिक्षा के प्रति योगदान था उसे याद किया जाता है। और हम चाहे तो हम भी एक प्रण ले सकते हैं आज के दिन कि जो भी हमारे आसपास लोग मौजूद हैं उनमें से किसी एक को भी अगर हम शिक्षित कर सके, छोटे तौर पर ही, चाहे किसी को हम नाम लिखना सिखा सके या कुछ बच्चे हैं अगर उनकी पढ़ाई में मदद कर सके, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम होगा। ये तुमने भाई, ये तो भाई श्रोताओं हम बता दें कि नेहा तो कह रही हैं चाहें, हम कह रहे हैं नहीं आप करें ही, ये हमारा आग्रह है। भाई हम बड़े हैं तो हम कह सकते हैं क्योंकि वर्ड फेमस है कि हमारी बुआ जी जो हैं वो बड़ी हैं, तो हम भाई आपसे आग्रह कर सकते हैं कि आप सब जरूर प्रण लें। और अच्छी बात तो ये होगी नेहा कि एक शिक्षित व्यक्ति अगर कम से कम एक को तो पढ़ा ही दे, वैसे तो बेहतर होगा कि आप 5 का प्रण लें और उन्हें साक्षर तो कम से कम कर ही दें कि वो अपना नाम लिख सकें, पढ़ सकें। क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या स्टेशन पर क्या नाम लिखा है, घड़ी में कितने बजे हैं, अपना नाम, दवा का नाम, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जब आदमी पढ़ लेता है तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणाप्रद वो बात हो जाती है और वो अपनी पीढ़ी को पढ़ाना चाहता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है शिक्षा, है ना। तो इस तरह का प्रण लेकर हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम,
लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। दो वाह दूनी वाह, चार। वाह 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 वाह, दो दूनी चार। अरे नेहा, ये तो पूरे मोहल्ले में वर्ड फेमस है कि दो दूनी चार ही होता है, कुछ नया बताओ। नई बात तो ये है कि उस फिल्म का गीत सुनवा रहे थे हम अभी। ओ तो आपने कभी हवाओं पे नाम लिखा है बुआ जी? हाँ हाँ, किसका? किसी का भी मतलब? हमारा सारी हवाओं पे नाम लिखा है, प्यारी बुआ प्यारी बुआ प्यारी बुआ, पता है? तभी वो हवाएं आती तो हमें ऐसा सुनाई पड़ता है आपकी सुनाई तरफ से देता है कुछ ना, संदेश भी अच्छा आते भी लगता होगा। हाँ, कभी कभी डांट भी आती है हाँ, हवा जब की गड़बड़ तरफ से। करती हो तो डांट आ जाती है, वो जो हवाएं हैं वो फिर चुभती भी होंगी। थोड़ी सी तो ऐसा होता है। अलग से बाल जब एकदम जोर से जब आता है ना तो हमें पता चल जाता है कि एक छोटी सी चपत लगी है। हाँ, तो उससे हमें पता चलता है कि अब बुआ जी गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा, ये नहीं पता चलता कि कुछ गलती की है हमने, ये भी वो तो पता हमें चलता? पता रहता है हमेशा कि हम कदम कदम पर गलतियां करते हुए चलते हैं, यही क्योंकि तो हम इंसान कह रहे गलतियों से हैं। सीखता है। अच्छा। तो इसलिए हम गलतियां करते करते सीखते सीखते चल रहे हैं। और सीखते सीखते वाला वो आ ही नहीं रहा, केवल गलतियां 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 आ रहा है ना। और हमें तो लगा नेहा तुम ये कहोगी कि इंसान तो गलतियों का पुतला है। हाँ, ये वाला भी कह सकते थे, ये वाला भूल गए थे हम कहना, लेकिन तुम्हारे में अभी वो प्रतिभा नहीं है। हाँ, अभी थोड़ी सी पुतला नहीं प्रतिभा बन की पाए हम। अभी देखिए, गलतियां करते हुए एक दिन हम पहुंच जाएंगे पुतला बनने तक। नहीं नहीं, तो हमारे संग अगर रहोगी, और रहना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ा ही है, हमारे संग रहोगी तो ये तो वर्ड फेमस है कि प्यारी बुआ के संग रहोगी तो सब अच्छी अच्छी बातें सीखोगी और अच्छी अच्छी बातें करेंगे हम लोग। जी। और सखी विशेष में कुछ अच्छी अच्छी बातें लेकर आएंगे, घूमने चलेंगे। और आज तो विज्ञान के बारे में भी हम बात करेंगे कुछ। विज्ञान के बारे में बात करेंगे बुआ जी, और बड़ी अच्छी बातें हैं वो विज्ञान वाली बातें जो अच्छा, हैं। कुछ खास? हाँ, बिल्कुल खास उससे है। पहले खास डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल है हमारे लिए, क्योंकि रंगमंच से जुड़ी हुई प्रतिभा अग्रवाल मात्र 13 साल की थी। तुम लोग देखो जरा सा, जब उन्होंने रंगमंच पर कदम रखा और महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष का किरदार भी निभाया, महाराणा प्रताप के रूप में नजर आई थी। और पिता ने बहुत प्रोत्साहित किया, उनके पिता थे बालकृष्ण दास, जी। और वे रंगमंच में इस तरह से रमने लगी। वो रमने लगी, और 1930 में बनारस में उनका जन्म हुआ था। और वो सिर्फ रंगमंच कर्मी ही नहीं है, वो पटकथा लेखन भी करती हैं, निर्देशन भी करती हैं, अभिनय और अनुवादक के तौर पर वो सक्रिय रही। यहाँ तक कि 1981 में कलकत्ता में उन्होंने नाट्य शोध संस्थान की स्थापना भी की। क्या बात है। लेकिन नेहा, बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें लेकर के भाई बहुत सारी बंदिशें पहले भी रही हैं। और खास तौर से अगर हम बनारस की बात करें तो जिस शहर में वो जन्म हुआ उनका, वहाँ तो जाहिर है कि ऐसा ही कुछ रहा होगा। और बनी बनाई लकीरों को पार करके उन्होंने एक नया मकाम हासिल किया और लोगों के लिए वो प्रेरणा बन गई, है कि नहीं? और क्योंकि जी उन दिनों मतलब देखो ना, 1930 की अगर हम बात करें, चलो ठीक है थोड़ी बड़ी हो गई, उन्होंने 13 साल की उम्र में यानी कि 1943 में रंगमंच पे कदम रखा, तो उस समय तो महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल था, बल्कि पुरुष जो होते थे वो ही महिला किरदार भी निभाते थे, है ना। और उस दौर में लड़कियों का अभिनय के क्षेत्र में आना, प्रतिभा जी आई और उन्होंने ये काम किया, ये बहुत काबिले तारीफ है। बिल्कुल। और शुरुआती दिनों में जब वो रंगमंच से जुड़ी रही, लेकिन उनका साहित्य के प्रति गहरा रुझान था। तो 15 वर्ष की जब वो थी तो उनका विवाह हो गया मदन मोहन अग्रवाल जी से, और विवाह के बाद भी उन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखी। एक वर्ष के बाद 1946 में ही उन्होंने कलकत्ता के विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद में भी अध्ययन करती रही। 1953 को वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। 1956 में अध्यापन का काम करने लगी और बाद में उन्होंने डी फिल और
डिलिट वृहद मुहावरा कोश के लिए उन्होंने ये उपाधि अपने नाम की। मतलब डिलीट करना वाकई बहुत बड़ा काम है। पीएचडी तक तो ठीक है, पीएचडी किया उन्होंने या डीफिल किया, फिर उसके बाद डिलीट वाकई बहुत कम लोग कर पाते हैं, ऐसा उन्होंने किया। और इन सारे कामों के बीच भी रंगमंच की सेवा वो करती रही और कुछ लोगों के साथ मिलकर 1955 में अनामिका नामक एक थिएटर ग्रुप शुरू किया। इसके जरिए भी उन्होंने काफी नाम कमाया। वो न सिर्फ अभिनय से जुड़ी रही बल्कि उन्होंने थिएटर से जुड़े हर काम को अपनाया। अलग अलग भाषाओं की जो भी रचनाएं थी, कृतियां थी, उनका अनुवाद करने में वो महारथी थी। और इसके अलावा उन्होंने स्वयं भी बहुत सारी रचनाएं की हैं। इसके अलावा कई नाटकों, कहानियों को मंचन के आधार पर ढालने का भी काम उन्होंने किया, यानी कि एक तरह से नाटक के लिए उन्होंने मंच के हिसाब से उसका लेख किया तैयार और रूपांतरण किया उसका। बिल्कुल। और ये कहा जाता है कि हिंदी की पहली आत्मकथा जो लिखी वो उन्होंने ही लिखी, ऐसा कहा जाता है। अच्छा। और ये 2 भागों में आई थी, जिसमें से पहले का नाम दस्तक जिंदगी की था और दूसरे का नाम मोड़ जिंदगी का। तो इन किताबों में जिस तरह से डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल ने अपने जीवन को परिभाषित किया, वो भी स्त्री विमर्श के एक नए पहलू को नजर दिखाता है। और इसके लिए उन्हें कई तरह के पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिनमें अगर हम कुछ का नाम ले तो उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी रत्न सदस्य उन्हें चुना गया था। ये बात हुई 1975 की। फिर मध्य प्रदेश साहित्य परिषद अवार्ड मिला 1993 में और भारतीय अनुवाद परिषद सम्मान आपको मिला 1997 में। लेकिन जो सबसे खास पुरस्कार हम कह सकते हैं, 2005 में उन्हें रंगमंच में योगदान के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। क्या बात और है। लंबे समय तक वो जुड़ी रही रंगमंच से। तो अगर हम ये बात कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि बहुत ही 80 साल की उम्र हो गई थी तब भी वो रंगमंच से जुड़े कार्य करती ही रही और अपने जीवन में वो कई रंगमंच से जुड़ी गतिविधियों में भी शामिल है। और ऐसी शख्सियत के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि किस जमाने में उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। सच बात है। मतलब जिस जमाने में कहते हैं ना, हम लोगों ने पहले भी जैसे कहा कि पुरुष लोग जो होते थे वो महिला पात्रों में भी को भी निभाते थे, और इन्होंने तो उल्टा किया। यानी कि खुद लड़की होकर और महाराणा प्रताप की भूमिका भी अदा की, तो बहुत बड़ी बात है। और हम ऐसे पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है या बातें करते हैं तो बड़े मजे से हम तारीफ भी कर लेते हैं, समझ लेते हैं प्रेरणा स्रोत, लेकिन ऐसा नहीं लगता कहीं कि छोटी सी भी दिक्कत आती है तो हम कैसे पीछे भागते हैं और वो संघर्ष के लिए हम तैयार नहीं रहते। जी देखिए ना, 1930 से लेकर 2005 तक का जो हमने उनके जीवन बताया है, उस पूरे जीवन में उन्होंने कितना कुछ हासिल किया। हमने कह दिया पीएचडी की थी, फिर डीलिट किया था, लेकिन वो करने में कितना उन्होंने मेहनत की होगी, क्योंकि पीएचडी भी अपने आप में बड़ा काम है, बड़ा काम है। और उसके बाद आगे जाकर डीफिल करना वो भी अपने आप में बहुत ही बड़ा काम माना जाता है। तो ये सब कुछ करके शिक्षा भी किया और रंगमंच में योगदान दे रही हैं, फिर अलग अलग तरह से सब जगह रही। तो ये और जाहिर है कि हमारे सभी श्रोता समझ रहे होंगे कि हम जो बार बार बात करते हैं कि स्त्री विशेष, सखी विशेष में खास तौर से जो स्त्रियां होती हैं, मतलब उनकी जो परिवार के लिए जो उनकी भूमिका होती है, जो उनकी रोल होता है, वो कहीं से कम नहीं होता है। वो तो करना ही है, ये सब चीजें अतिरिक्त हो जाती हैं। इसलिए हम बार बार इनकी बातें करते हैं और इनके काम को सम्मान देते हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी इनसे प्रेरणा लें और मौका मिले तो कुछ किया जाए।
तो बुआ जी ये बताइए कौन सी फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया अभी? अच्छा, हम्म। पहले तुम ये बताओ हाँ कि हाँ। जरा सा सफेद बाल की बात कर दी तो काली जुल्फों पर गाना सुना दिया तुमने। नहीं तो काली जुल्फे तो आपकी ना, सफेद बाल पर हमने आपने नहीं सुनाई। मतलब मतलब हद हो गई नेहा। ये फिल्म जो जिसका तुमने गाना सुनाया हम्म। है, पारसमणि। बिल्कुल सही जवाब हम आपने पूछ दिया रहे है। हैं हमें वैसे। बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि हमें ऐसा लगता है जब आप बोलती कि मुझे नहीं पता इसका नाम, फिर हम बताते, फिर ऐसे हम्म। ऐसा गर्व फील होता चलो हमारा अच्छा, अगला गाना जब तुम सुनाओगी तो हाँ हम हाँ यही कहेंगे कि हमें नहीं पता। ठीक है। भले ही हम सुनाएंगे गाना तो भी हम यही कहेंगे कि हमें नहीं पता। ठीक है। चलो नेहा बिटिया बताएंगी और खुश हो जाएंगी। हाँ और ये यही हमारी तो डील हो गई। हम कहते हैं, बिल्कुल डील पक्की हो गई। लेकिन जी। फिलहाल कहीं घूमने उमने चलो, तब हम्म बात हो जाएगी, क्योंकि बातें जो है हम लोग करते रहते हैं, हम्म। लेकिन घूमने भी चलते हैं आज के दिन खास तौर से। बिल्कुल तो घूमने और जाएंगे हम आराम से। औरंगाबाद चल रही हो? चलिए। चलो चलो। तो औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र का जिला है। एक बेहतरीन सप्ताहांत अगर आपको बिताना हो, शुक्रवार शनिवार रविवार टाइप का, या आपको अगर नहीं, हम सप्ताह तो के बीच छुट्टी में पे भी रहते हैं, हम जाना हो कभी तो भी आप जा जा सकते सकते हैं। हैं। हाँ तो यहाँ जाने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छी जगह है घूमने फिरने की। और यहाँ जाने का सही समय बिल्कुल अभी आ गया है, क्योंकि अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच का ये समय बहुत ही सही होता है। मतलब 1 महीना निकल भी गया। हाँ 1 महीना निकल भी गया, लेकिन कोई बात नहीं, 1 महीना तैयारियों में हमने बिता दिया। और जिन्होंने तब से सोच रखा हो कि अक्टूबर में जाएंगे तो वो हम्म। घूम के आ जाएंगे, तो थोड़ी सी हमें भीड़ कम मिलेगी, है ना? हाँ, ये भी बात सही है। तो बिल्कुल यहाँ आप सही है। जाएंगे कि हल्की हल्की ठंड शुरू होती है, और ठंड का आनंद जब आप ले सकते हैं यहाँ जाते हुए। और नदियों के शहर, औरंगाबाद नदियों का शहर है, बहुत सी नदियां हैं यहाँ। गोदावरी नदी यहाँ प्रमुख है, और इसकी सहायक नदियां हैं तापी, पूर्णा, शिवना, खम, दूधना, गलहटी और गिरजा। ये सारी नदियां भी यहाँ क्या पर हैं। बात है, क्या बात है। यहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है नेहा। हम्म। अगर आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो औरंगाबाद के निकट का जो विमानतल है वो चिकलथाना है, जहाँ हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, उदयपुर, जयपुर, मतलब नागपुर, इंदौर सभी जगह से हवाई जहाज जाते हैं। और रेल मार्ग से अगर आपको जाना है तो महत्वपूर्ण स्टेशनों से यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाती हैं। इसके अलावा आप बस से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। महाराष्ट्र के कई शहरों से यहाँ के लिए बसें भी चलती हैं। और आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं आराम से। अगर मुंबई से हम बात करें तो 8 से 9 घंटे का रास्ता है ये। तो आप अपने कह सकते हैं कार ड्राइव करते करते भी जा सकते हैं, आराम किसी से जा का मन हो सकते तो। हैं, पुणे से जा सकते हैं, ऐसे जो भी आसपास जी। जो शहर हैं वहां रहने वाले जा सकते हैं। दूर वाले जैसे भी जाना चाहे जाए, या बस जहाँ चाह वहां राह। हम्म। और हम पहुंच गए जब औरंगाबाद, घूमते फिरते किसी तरह से, गाड़ी, बस या फ्लाइट से। फिर तो घूमेंगे क्या? हाँ तो घूम लेते हैं, घूमते फिरते हैं। तो यहाँ सबसे पहले घूमने की जगहों के लिए ये बता दें कि बहुत सारा चलना पड़ेगा यहाँ, ऐसा? सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और बहुत सारी चीजें देखनी है। तो घूमने के लिए तैयार रहिए। अच्छा, पैदल चलने के पैदल लिए। चलने के लिए तैयार है ये बोलो। तो इसके लिए अच्छा सा एक जूता लेकर जाइए, पानी वानी का साधन लेके जाइए, क्योंकि आप गुफाएं देखने के लिए जब ऊपर जाएंगे तो आपको अपने पास आपका पानी की बोतल होनी चाहिए, बिल्कुल या सही। कुछ खाने पीने का छोटा मोटा सामान भी हो तो ज्यादा अच्छा है। और ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ एक नहीं बल्कि 2-2 विश्व धरोहर हैं। और पूरे शहर में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं जो हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। और अलग अलग तरह की चीजें, यानी पहाड़ है, नदी है, आप गुफाएं देख रहे हैं या किला देख रहे हैं, तो अलग अलग तरह के दृश्य अगर आपको देखने हो तो ये बड़ी अच्छी जगह है जाने की। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारे देश का जो वर्ल्ड फेमस है ना, औरंगाबाद से पहले दरवाजों का शहर भी इसे कहा जाता था इस जगह को। और यहाँ पर 52 दरवाजे हैं। औरंगाबाद में मुख्य आकर्षण है गुफाएं औरंगाबाद की, दौलताबाद किला, बीबी का मकबरा, अजंता एलोरा गुफाएं। और जैसे कि औरंगाबाद गुफाएं और बीबी का मकबरा एक दूसरे के आसपास ही हैं। मुख्य तौर पर लोग बीबी का मकबरा देखने जाते हैं, जो हूबहू ताजमहल की तरह बनाया गया है। और जब आप इसे देखते हैं तो आपको लगेगा मानो आपके सामने ताजमहल का एक छोटा सा रूप आ गया हो। और वहीं गुफाओं की अगर हम बात करें तो औरंगाबाद में इसका एक अलग ही महत्व है। दौलताबाद किला अपनी ही तरह का एक खास किला है जो मन को मोह लेता है जी। और आप सबसे अगर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं हम कहें औरंगाबाद जाकर, तो जब आप अजंता की गुफाओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है, क्योंकि तकरीबन यहाँ 700 सीढ़ियां हैं, लेकिन एक ढालेदार रास्ता भी है जिससे आप चढ़ाई थोड़ी आसान हो जाती है, सीढ़ियां नहीं चढ़ना पड़ता है, तो वो आपको एक आसान हो सकता है। और अगर आप
चढ़ पाने में असमर्थ हैं या बुजुर्ग हैं जिनको चढ़ने में मुश्किल हो सकती है, तो यहाँ सवारी भी मौजूद होती है जिसमें आप निश्चित शुल्क दे करके एक कुर्सी नुमा डोली में बैठ जाइए, तो 4 व्यक्ति आपको उठाकर ऊपर तक घुमा देते हैं अच्छी तरह से। क्या बात है। तो अगर बुजुर्ग किसी को साथ आप ले जाना चाह रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी जगह है, साथ ले जा सकते हैं। मतलब आप ये ना सोचें कि 700 सीढ़ियां हैं तो आप नहीं जा पाएंगे। हर उम्र के लोग, हर शारीरिक स्थिति वाले लोग भी जा सकते हैं, तो घूमने जाएं जरूर। और यहाँ पर जैसे कहा तुमने ना कि कुर्सी नुमा डोली से बैठकर ऊपर जा सकते हैं, आप वैसे पैदल जा रहे हैं तो भी ऊपर पहुंचते ही अर्ध चंद्राकार फैली गुफाएं मन को मोह लेती हैं। और यहाँ पर खास बात है, हर गुफा के अंदर कुछ न कुछ खास जरूर नजर आ जाता है। बिल्कुल बहुत सुंदर बनाया गया है और बहुत सुंदरता की बात हो रही है नेहा, तो बस अब एक गाना पहले सुनाओ तब आगे चलें, ठीक है ना। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है। रंगों में तेरा अक्स ढला, तू न ढल सकी, सांसों की आँच जिस्म की खुशबू न ढल सकी। तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। बेजान हुस्न में कहाँ रफ्तार की अदा, इनकार की अदा है न इकरार की अदा। कोई लचक भी जुल्फे गिरा गिर में नहीं, गिरा गिर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह, फिर एक बार सामने आ जा किसी तरह। क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, तकदीर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है। तो जैसा कि बुआ जी हमारी डील हुई थी कि इस फिल्म का नाम बताइए जिसका गीत हमने आपको सुनवाया। नहीं, हम ये नहीं बताएंगे, हम तो आगे घूमने चलेंगे और ये बताएंगे कि ये बात वर्ल्ड फेमस है कि जो बात सामने से देखने में होती है वो तस्वीर में नहीं आती है। और हम सिर्फ इसीलिए अजंता एलोरा बस बता रहे हैं आपको, घूमने तो आपको जाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप सिर्फ हम लोगों की बात सुन लो, फोटो देख लो और घर बैठ जाओ। नहीं, ऐसा तो चलेगा नहीं। और हमारे एक साथी ने घर बैठे हुए, क्योंकि वो औरंगाबाद के हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि औरंगाबाद में धार्मिक स्थल के लिए भी ये प्रसिद्ध है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग
कृष्णेश्वर मंदिर भी शामिल है। जी हाँ। ये उन्होंने बताया। और कहा जाता है कि ये जो 12 ज्योतिर्लिंग की आप यात्रा करते हैं तो अंतिम एक, अगर आप पहले घूम के भी आ गए तो भी आपको एक बार यहाँ जाना पड़ता है आखिर में। और वो कह रहे हैं कि औरंगजेब मुगल काल का 6वां शासक था, इसने ही औरंगाबाद का नाम अपने नाम पर रखा और अकबर के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला यही राजा शासक रहे। थे, हाँ। औरंगाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया भी है जहाँ पर 500 से ज्यादा कंपनियां हैं और यहाँ बोली जाने वाली भाषा आमतौर पर मराठी है, लेकिन हिंदी भाषा भी सबको समझ में आती है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर मंदिर और दरगाह एक साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध राजवंशों द्वारा कई सालों तक शासन किया गया है और इस शहर में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, पर यहाँ आपको मुगल शैली भोजन का भी प्रभाव दिखेगा। और इस शहर को मलिक अंबर ने 1610 ईस्वी में बसाया था और तब इसका नाम खड़की रखा गया था और 1626 ईस्वी में मलिक अंबर के पुत्र फतेह खान ने इसका नाम फतेहपुर रख दिया। इसके बाद 1653 में औरंगजेब ने जब दक्षिण पर विजय प्राप्त की तब इस शहर का नाम फिर से बदलकर अपने नाम पर रख दिया। तो इस तरह से नाम बदलता रहा और ये लिखते हैं कि ऐसा है मेरा प्यारा शहर, आप सब घूमने और खाने पीने के लिए जरूर आइएगा। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने लिखा है कि मेरा प्रिय शहर है ये भाई। तो अपना शहर तो प्यारा ही क्योंकि इन्होंने जन्म भी यहीं लिया है, शिक्षा भी यहीं ली है, तो भाई बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आपके शहर की बात हो रही है आज। जी। और जब बात हम अजंता की गुफाओं की कर रहे थे तो सबसे खास बात अगर हम इसके बारे में सोचें तो यहाँ जो पेंटिंग्स मौजूद हैं जो दीवारों में की गई हैं और कई 100 सालों पहले की गई है ये, तो आपको ये हम बता सकते हैं कि इन गुफाओं को पहाड़ को काट कर ही बनाया गया है और ये गुफाएं बाहर से अंदर की ओर बनाई गई हैं। ये बहुत खास बात है। जी। तो ये काम किया बौद्ध भिक्षुओं ने और इसके लिए उन्होंने सूर्य की रोशनी का सहारा लिया क्योंकि उस समय तो कुछ कोई भी प्रकाश का व्यवस्था स्रोत नहीं थी। था। हाँ। तो उस समय उस जैसे भी सूर्य की दिशा होती थी उस हिसाब से उन्होंने गुफाओं का निर्माण किया। तो जिस दिशा में आ रही तो एक तरीके से एक साथ गुफाएं बनती गई। जी। तो वहां जब जाते हैं तो वो बताते भी हैं कि इतने इतने नंबर की गुफाएं जो है वो शाम को बनती थी, इतने नंबर की गुफाएं जो है वो सुबह बनती थी। यानी कि उसके साथ साथ एक बात और है कि सूर्य की भी दिशा बदलती है, तो जैसी जैसी दिशा उसकी बदली होगी उस हिसाब से ही काम हुआ होगा। तो ये वाकई प्रकृति से जुड़ा हुआ है, सब कुछ कहना चाहिए। हमारा जो देखने लायक स्मारक है और बहुत खूबसूरत यहाँ पे सब चीजें उकेरी गई हैं। लेकिन पेंटिंग की जो बात तुमने कही उसके पहले तुमने बताया था कि हम लोगों ने जैसे बताया था कि ताजमहल जैसे लगेगा कि आपने देख लिया है सामने से ना। जी। तो इसीलिए हमें पता है नेहा, तुमने जो इसके पहले गीत सुनवाया था जो बात तुझमें है वो ताजमहल फिल्म का था। जी। अरे आपने बता दिया, ये डील आपने इस तरह से तोड़ दी है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो गुफाएं हैं ये बिल्कुल अटूट हैं और इस तरह से जमी हुई है अपनी जगह पर इतने सालों के बाद। इतने सालों की उसने, क्योंकि वो दबी रह गई थी कई सालों तक। पूरी उसमें कहते हैं कि आगे पूरे उसके इतनी प्राकृतिक लताएं और पेड़ आ गए थे कि वो दिखती ही नहीं थी। कोई आए और उन्होंने ऐसे हटाया तब पता चला। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं। वैसे भी प्रकृति से जुड़ी हुई ये चीज है नेहा, तो इसके तो कहना चाहिए कि बिल्कुल अजर अमर हो जाती है ना। बिल्कुल। और ये जो प्राकृतिक रंग है अब तक मौजूद है ना, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किस तरह से उस समय 3D जो अभी पेंटिंग्स चलती हैं उस तरह की 3D मूर्ति भी वहां पर कई मिलती है, जिसमें आप जिस तरफ जाएंगे आपको लगेगा मूर्ति उधर देख रही है। तो ये सारी चीजें जो उस जमाने में, जब शायद हमारा तो दिमाग क्या कह सकते हैं, हमारी सोच अभी भी उस तक नहीं पहुंच पा रही है और उन्होंने करके दिखा दिया हमें। और उनके पास कितने कितने सीमित साधन होंगे जिसके जरिए उन्होंने ये सारा कुछ बनाया होगा। और 900 साल करीब तक, कहते हैं कि 900 साल के आसपास तक उन्होंने समय लगाया इसमें बनाने के लिए। क्या बात है। और फिर कुछ 100 सालों तक तो ये मिट्टी में दबी रही और उसके बाद इनका पता चला, खुदाई हुई, बाहर निकली, तब अब हम उसे देख पाते हैं। और फिर भी जो गुफाएं हैं इसमें पेंटिंग हो या मूर्तिकला देखकर सच में जैसे तुमने कहा ना कि वाकई आश्चर्य लगता है और खुशी भी लगती है कि कितनी समृद्ध हमारी परंपरा रही है और कितनी कला समृद्ध थी, लोग कितने हुनरमंद थे। हर गुफा का निर्माण इस तरह के पत्थरों से हुआ है कि वो गर्मी में ठंडे और ठंड के दिनों में गर्म लगते हैं। एक ही क्रम में गुफाओं के होने के कारण थोड़ी थोड़ी सीढ़ियां चढ़ते उतरते आप यहाँ गुफाओं का आनंद ले पाते हैं और इसमें पूरे एक दिन का समय आसानी से लग जाएगा। और यहाँ नीचे की ओर एक नदी बहती है और अगर चाहें तो वहां से भी आप वापस लौटने का रास्ता है। स्थानीय लोग ताजे फल बेचकर भूख मिटाने का काम करते हैं। और जैसे तुमने पहले ही कहा ना कि ऊपर जाते समय पानी, कुछ खाने का सामान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन वैसे
जानकारी के लिए आपके बता दें कि गुफाओं के अंदर खाना वर्जित है, मना है, और इसका हमें पालन भी करना चाहिए जी। और खुद भी इस बात को सोचना चाहिए। और गुफा के बाहर भी अगर हम खाते हैं तो जो भी आप जूठा खाने का सामान जी। या जो भी कागज आदि फेंकते हैं वो आप फेंके ना, अपने साथ अपना सारा सामान वापस लेकर आए, जी। है ना। और अब अगर हम अजंता से आगे चलें और एलोरा गुफाओं की तरफ पहुंचे तो वो भी गुफाओं का एक समूह ही है, लेकिन हाँ। अजंता और एलोरा में ये फर्क है कि यहाँ जैसे अजंता में केवल बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं ही हैं, जबकि एलोरा में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की गुफाएं हैं। और बौद्ध धर्म की गुफाओं में यहाँ अगर देखा जाए तो ज्यादातर शिक्षा ग्रहण करने संबंधी गुफाएं हैं, जिसमें विद्यार्थियों के रहने की जगह है और खाने की उनकी जो जगह है, जो एक लंबा टेबल की तरह का बना है जिसमें बैठकर वो खा सकते थे खाना वगैरह। तो क्या लगता है कि उस समय वहां लोगों ने बैठकर कुछ इस तरीके से गुरुकुल जैसा चला होगा, मतलब ऐसा कुछ लगता है। और कितनी मुश्किल ऐसी जगह पर बनाना और फिर वहां रहना, और उसको मतलब क्या सोच थी। और आज हम सच, जैसे तुमने पहले कहा कि हम सोच भी नहीं सकते, और उन्होंने वो करके दिखा दिया, और इतने साल पहले, 100 साल पहले। तो और हिंदू धर्म से संबंधित जो गुफा या कह सकते हैं एक मंदिर नुमा जो जगह है, उसे कैलाश पर्वत कहा जाता है। तो इसे हम जब ऊपर से देखते हैं, ऊपर एक पहाड़ी की तरफ से आप इसको देख सकते हैं, जब आप देखते हैं तो 4 मंदिरों की एक संरचना होती है जो किसी रथ की तरह दिखती है। क्या बात है। और इसकी खूबी ये है कि इसे पहाड़ के बीचों बीच काट कर बनाया गया है, लेकिन ऊपर से नीचे बनी है ये। जैसे बौद्ध गुफाएं जो थी वो सामने से अंदर की ओर बढ़ती गई, यहाँ ये ऊपर से नीचे की ओर आती गई है। और जैसे सबसे पहले जो मंदिर का शिखर बनता है तो उसका निर्माण हुआ है। वहाँ कहा जाता है कि वहाँ 4 शेरों की आकृति है जो कि सैटेलाइट से भी देखी जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से वो पूरा बनाते हुए वो नीचे तक आए हैं, तो इसलिए वो पूरी तरह से खुला सा वो मंदिर है, क्या बात है, बंद नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि निर्माण शिखर से निर्माण हुआ, फिर नीचे का मंदिर बनाया गया, ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी शोभा आपको विनम्र बना देती है, ऊपर से नीचे आना। बिल्कुल सही है। और बिना सुख सुविधा के इस तरीके से भव्य निर्माण हमारी सोच से तो परे है ही। वहीं जगह जगह बहुत ही साफ तरह से उकेरी आकृतियां जो रामायण महाभारत की कथा को दर्शाती हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, चित्ताकर्षक होती हैं। वहीं यहाँ कई पेंटिंग मिलती है जो अब वक्त के साथ धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। जहाँ जैन गुफाओं को देखने के लिए एक बस की व्यवस्था है जो वहां तक ले जाना और वापस लाने का काम करती है। तो वहाँ 3-4 जो गुफाएं वो आप देख सकते हैं, और उनका एक समय होता है 10 से 15 मिनट, तो आप उस समय जा करके वहां से देखकर उसे वापस आ सकते हैं। और भी अच्छा समय आप यहाँ बिता सकते हैं, स्थानीय भोजन कर सकते हैं। जैसे हमारे मित्र ने कहा कि आइए खाना खाइए अच्छा। तो हम उन्हीं के पास चलेंगे क्या? तरह तरह के व्यंजन कर खा सकते हैं। गुड़ मिलते हैं रास्ते में बिकते हुए, आपको दिखते हैं। गन्ने के खेत आपको नजर आते हैं सड़क के इर्द गिर्द। और आप इस तरह से अब जब इस जगह आप जाते हैं तो इतिहास, मानवता और कम संसाधनों में कैसे आप बड़ी चीजें बन सकती हैं, ये आप देख सकते हैं। और आपको लगेगा कि मेहनत जो किया उन्होंने इतने सालों से, मेहनत से ज्यादा तो ऐसा लगता है कि एक लगन रही होगी कि किस तरह से क्या बनाना है। मन में उनके एक चित्र रहा होगा जिसे उन्होंने उकेरा है किस तरह से। और तब इतनी व्यवस्था नहीं थी कि जैसे कि अगर आज हमें कुछ बनाना हो दीवार पर तो पहले उसको कागज पर बनाते हैं, नापते हैं, उसकी पूरी पैमाना जो होता है, जो भी नाप जोक कि कितना ऊंचा होगा, कितनी उसकी प्रपोर्शन जो कहते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें यूं ही बना लेना मतलब वाकई आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं। तो आश्चर्यचकित करने वाली ये जो है, और वैसे भी एक गुफा को काट कर बनी है, उसमें कोई जोड़ नहीं है, कुछ नहीं है। तो बहुत सारे इसमें आश्चर्य की बातें हैं, वो जाकर देखने पे पता लगेंगी। लेकिन जो रंगों की बात तुमने जैसे पहले कही थी, वो आज भी उतने ही चमकदार हैं। प्राकृतिक रंग कैसे उन्होंने किस चीज़ से बनाए, वो आज तक रहस्य बने हुए हैं, है ना। बिल्कुल। और इतने सालों तक वो इतने, हमारे कई चीज़ों के रंग अभी उड़ जाते हैं, लेकिन देखिए उनके रंग जो अब तक कायम है। जी हाँ, बिल्कुल। तो वाकई बहुत कायम है, लेकिन गीत संगीत भी कायम रहेगा। घूमते फिरते हम गाना भी सुनते चलें। बिल्कुल।
तुझसे प्यार करूं, तुझसे प्यार करूं, बोले दिलदार वे वे यार वे वे तो इस तरह से दुनिया की परवाह नहीं करना चाहिए और घूमने चले जाना चाहिए। हमें नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? हमें बिल्कुल नहीं मालूम इस फिल्म के जो तुमने गाना सुनाया उस फिल्म का नाम बिल्कुल नहीं मालूम है नेहा। हम भी नहीं बता रहे हैं इस बार। आप फिर बाद में थोड़ी देर के बाद बता देंगे, हमें पता है। अरे नहीं, हमने पिछले वाले गाने के लिए अभी बोला है, हमें बिल्कुल नहीं मालूम है, यही बोलना था ना पिछली बार। हाँ, तो इस बार हमने पहले ही बोल दिया कि हमें बिल्कुल नहीं पता कि तुमने किस फिल्म का गाना सुनाया है। वो तो आपने कोई पायलट वायलट करके नाम था कुछ शायद। नहीं, ये वाले का नाम था पायलट ऐसा करके, लेकिन हम बता नहीं रहे। पायलट ऑफिसर नाम है, हमें तो बता नहीं रहे। हम भी नहीं बता रहे, हमें तो पता ही नहीं है कि इस फिल्म का क्या नाम है। चलो खैर कोई बात नहीं, हमारे बहुत सारे साथी। अब हम क्या करें, ताजमहल हमने इसलिए बताया नेहा कि हमारे साथियों ने लिखकर भेज दिया था कि जो बात तुझ में है तस्वीर में नहीं, ये फिल्म जो है ताजमहल का गाना है। ये साथियों की यही तो खास बात है ना, उन्हें सब पता होता है। साथी का मतलब ही यही होता है, ये वर्ड फेमस बात है। साथियों का मतलब ही यही होता है जो समय पर कहीं कोई अटके तो बता दें, लेकिन इन्होंने वादा तोड़वा दिया। कोई बात नहीं, हम क्योंकि इतना घूम के आए ना, और हमने जैसे बताया कि इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं दिखने के बाद ऐसे विनम्रता आ जाती है, तो हमारे अंदर वो विनम्रता आ चुकी है थोड़ी सी, 5%। तो उसके हिसाब से हम ताजमहल को भूल सकते हैं। वैसे हमारे साथियों ने बहुत अच्छा लिखा। हम हंस इसलिए नहीं रहे कि तुमने जो बात कही है, ये इस पे नाराज होने वाली बात है, लेकिन हमारे साथी ने जो लिखा है इसलिए हम बहुत खुश हैं। इन्होंने लिखा है, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, सुरीला पैगाम विविध भारती के नाम, जिसकी आवाज दिन रात हवाओं के तरंगों के ऊपर होकर सवार हमारे कानों तक पहुंच रही है। गीत और मनोरंजन के साथ विविध विषयों से जुड़ी काफी कुछ शिक्षाप्रद जानकारी के साथ शिक्षा दिन रात देती रहती है। तो बड़ी अच्छी बात इन्होंने कह दी, और हमारी क्लास लगने से बचा भी दी, इसके लिए दोहरा शुक्रिया इन्हें। और विज्ञान की जो हम बात कर रहे हैं बुआ जी, कि जो विज्ञान है वो दैनिक जीवन में हम बहुत उपयोग में लाते हैं, उसके बारे में सोचते भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, सालों से हम उसे उपयोग कर रहे हैं और हम इसके बारे में ऐसा नहीं सोचते कि अरे ये विज्ञान का एक चमत्कार हमने किया। तो वो तो हम सोचते ही नहीं है, वो हमारे आम जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम सुबह ही उठते हैं तो हमारे घर में अगर पंखा चल रहा है तो भी विज्ञान का चमत्कार है। अलार्म की घड़ी बजती है और अलार्म से हम जगते हैं। आजकल तो फोन उठते ही देखते हैं, तो ये तो हमारे हाथ में ही है विज्ञान का चमत्कार। तो ये सारी चीजें हैं, और रोजमर्रा में खाने की चीजें, जो हम कपड़े पहनते हैं, वो सब विज्ञान की वजह से है। अगर हम कुएं के पास जाएं तो जो जानकारी होती है हमें, जो पुल्ली बनती है जिससे कि रस्सी नीचे जाती है, जो चक्करा होता है, चक्र जी, वो भी कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़ा हुआ है। किस तरह से हम पानी रस्सी से खींचते हैं, वो सुविधा जो मिली है वो कहीं ना कहीं विज्ञान की वजह से है। बिल्कुल, विज्ञान की वजह से हमें कई सुविधाएं मिली। और जैसे अगर हम बात करें ऐसी चीजों की जिसके जो बहुत ही आम है हमारे जीवन में, हम इसके बारे में सोचते भी नहीं। जैसे कि अगर हम किसी खटाई वाली चीज से, नींबू या इमली से हम पीतल और तांबे के बर्तनों को चमका देते हैं, तो ये एक रासायनिक क्रिया है जो हम आसानी से करते हैं, जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। ऐसे ही दही जमा लेते हैं, दही जमाते हैं दूध में डाल के, जामन उसका थोड़ा सा
तो है ना? दही जमा लेते हैं, या इडली डोसे के लिए जब, या किसी और चीज के लिए हम खमीर उत्पन्न करते हैं, जी। तो वो भी रात भर रख के गर्मी से हम कैसे उसको हम्म। उत्पन्न करते हैं, वो भी एक विज्ञान का विज्ञान चमत्कार का है। चमत्कार है। ऐसे ही रोज कुकर की सीटी बजती है, बताती है कि हम हैं, विज्ञान है ये, हाँ विज्ञान है ना? हाँ, तो इस तरह से जो दबाव भाप का है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। और सौर ऊर्जा का भी बहुत उपयोग करते हैं। बिल्कुल। ठंडी में तो हम खुद को ही तपाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। और वैसे भी जो नारियल खाना के पकाने तेल के लिए। वगैरह जम जाते हैं, तो वो भी हम धूप में रख के आराम से गर्म करते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं, इसीलिए हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, विज्ञान मानव के लिए एक महान वरदान है। मानव के इतिहास में इसके जीवन के लिए विज्ञान के उदय से बेहतर कोई घटना घटित नहीं हुई। जब विज्ञान के उदय ने मनुष्य को दुखों से छुटकारा दिलाने, उसकी अज्ञानता को दूर भगाने, उसकी मुश्किलों को कम करने में सार्थक भूमिका निभाई है। विज्ञान मानव का निष्ठावान सेवक है। विज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भोजन, ऊर्जा, चिकित्सा, परिवहन और रोजमर्रा सहित के जीवन के अधिकांश पहलुओं को प्रभावित करता है। चाहे वो घर हो या खेत या कारखाना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सहायता करता है। विज्ञान के वरदानों का अंत नहीं है, ये सेवक शिक्षा प्रदान करने की सेवा भी करता है। आप लिखते हैं कि विज्ञान का छात्र हूँ, विज्ञान के विषय को पढ़ाने के कारण इसका महत्व समझ रहा हूँ और सही उपयोग विकास की ओर अग्रसर करता है, जबकि गलत इस्तेमाल विनाश की ओर ले जाता है। ये बिल्कुल उन्होंने सही बात कही कि जी। अगर किसी भी चीज का अगर हम सही इस्तेमाल करते हैं, जैसे आज के दिन में हम इंटरनेट का जो इस्तेमाल करें, वो भी जी। विज्ञान का ही एक चमत्कार बिल्कुल। है, जिसके जरिए हम तुरंत, जैसे फोन पर पहले कब बातें होती थी, बड़े दूर से, जब बड़े दिन के बाद बात होती थी। हाँ, आजकल मगर तो- शहर, दूसरे शहर बात करनी हो तो आपको ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता जी। था। अगर उस दिन मिला, नहीं मिला, एक आध हफ्ते भी लग जाते थे। अगर कैसी जगह पर है आपका घर, तो ये निर्भर करता था, तो दिक्कत तो थी। लेकिन अभी हमारे साथियों ने संदेश भेजा और हम तुरंत पढ़ रहे हैं, ये भी तो विज्ञान जी। का चमत्कार है। ये है विज्ञान ना? का चमत्कार है। और जिस तरह से इंटरनेट की बात कर रहे हैं विज्ञान जी। के चमत्कार के रूप में, उसी तरह से हम इंटरनेट एक बहुत ही सही उदाहरण हम कह सकते हैं, जो कि विज्ञान के सही और गलत इस्तेमाल दोनों के लिए उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल। अक्सर हम देखते हैं तो गलत तरह के संदेश जो होते हैं वो फटाफट भेज दिए जाते हैं, और बिना सोचे समझे हम पढ़ भी लेते हैं। हाँ, और वही उसे फॉरवर्ड भी कर देते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं बड़े कायदे तुरंत से। आगे बढ़ाते हैं। जी। और ये सोचते हैं कि ये किसी सबके तक पहुंच जाए, सब तक जाए और सब पढ़ लें इसको। उसी तरह से जब हम अपनी कोई जानकारी दूर देश में अगर बैठे हैं और अपने परिवार तक अपनी जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, तो भी इंटरनेट सहायक होता है। जी हाँ। ऐसे ही जैसे तुमने संदेश की बात कही कि हम बिना पढ़े आगे बढ़ा देते हैं, वो भी विनाशकारी हो जाता है। जी। ऐसे ही विज्ञान का चमत्कार है कि हम जैसे कि कोई फोटो, कुछ और भी चीजें हैं, उनको गलत तरीके से किसी के नाम पर किसी और जी। की आवाज लगा देना, किसी और के चेहरे के ऊपर जी। किसी और का चेहरा लगा के उसको गलत तरीके से ऐसे पेश करना जैसे लगे ये बिल्कुल सही है। और सामान्य लोग ऐसा नहीं समझ पाते, जो एडिट कर देते हैं उसको, और इस तरह से जब चीजें भेजी जाती हैं तो ये बहुत विनाशकारी हो जाती हैं कभी कभी। और जैसे कि चलते फिरते हम किसी की बात रिकॉर्ड कर लें, फिर उसका कहीं और उपयोग कर लें, तो ये सारी चीजें जो है वो विनाशकारी हैं जरूर, और किसी को व्यक्तिगत तौर पे नुकसान भी पहुंचाती हैं। बिल्कुल। तो इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए। और हमारे बहुत सारे साथियों ने और भी संदेशा लिखकर भेजा है ना। बिल्कुल। हमारे साथी कहते हैं कि दैनिक जीवन में विज्ञान, योग भी एक विज्ञान है। सवेरे ट्रेन में अप डाउन विज्ञान का कमाल है। आपका विविध भारती रेडियो के माध्यम से ये भी विज्ञान का कमाल। दूरदर्शन में मनोरंजन, ज्ञान विज्ञान की बातें, समाचार सुनना है, ये भी विज्ञान का कमाल है। व्यवसाय में कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान का कमाल है। यातायात के अन्य साधन, बस, हवाई जहाज, ये भी विज्ञान का कमाल है। अभी तो क्रिकेट में भी तकनीक का इस्तेमाल थर्ड एम्पायर का डिसीजन लेने के लिए किया जा रहा है। तो विज्ञान के कह सकते हैं छोटी छोटी चीजें, इतने सारे उनके हमारे जीवन में इस तरह से विज्ञान जुड़ा हुआ है कि हम पूरी तरह से गिन भी नहीं सकते कि क्या विज्ञान है और क्या नहीं विज्ञान सही है। बात है। और वैसे भी जो भी चीज बहुत सिस्टम के साथ की जाए, तर्क के साथ हो, जिसका आप जवाब दे सके, वो विज्ञान है। ज्ञान को सही ढंग से अगर पेश किया जाए जी। तो विज्ञान है। और देखो, वैसे भी जैसे थर्ड अंपायर की इन्होंने बात की, तो वाकई इसमें कहीं पर भी कोई भी बेईमानी की गुंजाइश नहीं रह जाती है ना। जी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन जब गली में क्रिकेट होता है तो थर्ड एम्पायर नहीं होता है, तो वहाँ ज्ञान वहाँ उसी का ज्ञान चलता है जिसका विकेट होता है, जिसके हाँ, पास जिसका बैट होता है, जिसका बॉल होता है, और जिसके पास जो सामान लेकर आता है खेल का, उसकी चलती है। ये तो फैक्ट बिल्कुल सत्य है, और बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो ये वाला जो विज्ञान है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। मनोविज्ञान है। ये नहीं, अलग तरह का है थोड़ा जी। सा ना। तो ये मनोविज्ञान है ना, इससे हमें पता होता है कि सामने वाले से कैसे अपनी बात निकलवानी है या कहाँ झुकना है हमको। तो ये भी सीखना बड़ा जरूरी है जिंदगी में, कि कहाँ हमें झुकना है और कितना अकड़ना है और कहाँ पर झुक जाना है। वैसे भी कहते हैं अगर दरवाजा थोड़ा छोटा हो तो झुक जाने में अच्छा ही है।
और हमारे जैसे लोगों को झुकना ही नहीं पड़ता, हम सीधे ऐसे सिर तान के सीधा सीधा जाते हैं कि सारे दरवाजे हमसे बड़े होते हैं। तो वो भी एक बड़ी आसानी हो जाती है हमें ये भी कई बार। विज्ञान का चमत्कार जी, है। ये भी विज्ञान का चमत्कार है कि सारे दरवाजे बड़े हैं। क्या बात है। तो इसी बात पर एक गीत सुनते हैं, उसके बाद हम बातें करते रहेंगे। जी। घनन 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 घिरे घटावन घोर सैया आजा, छन्नन 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 नाच उठा मन मोर सैया आजा, आजा तड़पाते हैं नजारे सैया आजा, जाने क्या क्या ये करते हैं हमको इशारे सैया आजा, खोए खोए मेरे नैना बोले क्या क्या, बोले क्या क्या बताऊं ना बताऊं तो है सैया, बोले क्या क्या तड़पाते हैं नजारे सैया आजा। तेरी तस्वीरें लेकर आए मतवाले बादल मोती बरसाते हुए, तेरी तस्वीरें लेकर आए मतवाले बादल मोती बरसाते हुए, भीगे न तेरी चुनर प्रीतम के मन में छुप जा पल के झुकाते हुए, घनन 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 घिरे घटावन घोर सैया आजा, छन्नन 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 नाच उठा मन मोर सैया आजा, आजा तड़पाते हैं नजारे सैया आजा, जाने क्या क्या ये करते हैं हमको इशारे सैया आजा, तड़पाते हैं नजारे सैया आजा। साजन की याद लेकर ठंडी हवाएं आई दिल को जलाती चली, प्रीतम का प्यार देकर तेरे दामन को छूकर तुझको बुलाती चली, घनन 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 घिरे घटावन घोर सैया आजा, छन्नन 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 नाच उठा मन मोर सैया आजा, आजा तड़पाते हैं नजारे सैया आजा। मैजिक बॉक्स फिल्म का ये गाना था। हमने तो बोला कि रिस्क ही क्यों लें, आपसे क्यों पूछें, बता देते हैं, हम खुद ही बता देते हैं। वही दोस्तों, पूरे मोहल्ले में ये वर्ड फेमस अब है कि नेहा बहुत समझदार हैं और बहुत, जिनको कहना चाहिए बिल्कुल चपल हैं। ठीक है। इन्होंने तुरंत निर्णय लिया और तुरंत कहा कि बता दो, नहीं तो अभी हमसे ये ना तो करेंगी नहीं, बुआ सब वादा वादा भूल जाती हैं। तो आप पढ़ते पढ़ते क्या पता बता देती हैं कि भाई जादुई बक्सा के नहीं, हमारी कोई गलती नहीं, हमारे सब साथी लिख लिख के भेज देते हैं हाँ, तो हम तो फटाफट। इसलिए हमने कहा कि भाई उधर जब एक टीम बन गई है तो हाँ। इधर अकेला प्लेयर जो है वो थर्ड एम्पायर के कि वो इंतजार ना करे, पहले ही बता दें। देखो विज्ञान का चमत्कार है, हमारे साथी तुरंत जो तुम प्रश्न करती हो तुरंत हमारे साथी भेज देते हैं। बिल्कुल। तो बस उसका फायदा हम भी उठा रहे हैं और इस बारे में हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजा है ना। हमारे साथी लिखते हैं कि दैनिक जीवन में विज्ञान के बारे में अगर बातें करें तो बहुत से प्रश्न सामने आते हैं। सबसे पहले तो हमारे मानव शरीर में ही कई रासायनिक प्रक्रिया होती है जो विज्ञान है। हमारा रसोई घर भी एक लैब है, घर की अपनी लैब। देखें तो ऐसे कार्यक्रम कम पड़ जाएगा अगर विज्ञान के बारे में विषय विज्ञान हो तो, क्योंकि विज्ञान यत्र तत्र सर्वत्र मौजूद है। यत्र तत्र सर्वत्र मौजूद जरूर है, लेकिन नेहा यहाँ थोड़ा सा हम वो करना चाहते हैं कि जो हमारे अंदर हो रहा है रासायनिक प्रक्रियाएं जी, वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक है और उससे हम मानव सीख रहे हैं और उसका प्रयोग करते हैं।
जी। जैसे पंछी उड़ता है, उससे हमने हवाई जहाज बनाना सीखा। हम्म। तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति से ही प्रेरणा लेते हैं। आज हमने अजंता एलोरा की भी बात की, तो सूर्य की किरणों के हिसाब से उन्होंने बनाया और तब इतनी खूबसूरत रचना वो कर पाए, जी। है ना। तो प्रकृति हमें हर समय रास्ता दिखाती है। सड़कें भी जहां जहां बनी हैं पहाड़ों पर, चाहे आप कहीं चले जाएं, लेह लद्दाख जाएं या किसी भी, चाहे इधर आप गैंगटॉक की तरफ जाएं, जी। सब जगह आपको नदियां साथ साथ मिलती हैं। वहीं पर हमारी बस्ती बसती है, जी। लोग बसते हैं, और वैसे ही हम सड़कें बनाते हैं, है ना। वही हमें राह दिखाती है कि आओ इधर से चलो, इधर रास्ता है ना। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जब ये इंसान चलना शुरू किया है, तब तक कोई कोई सभ्यता उन्होंने बसाई है। बिल्कुल। तो इस तरह से प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, और विज्ञान का जो अपना महत्व है वो भी है, उसे भी हम नकार नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं मूल में प्रकृति है जो हमें दिखाती है, अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, अच्छा हम ये भी बना सकते हैं, है ना। पंछी उड़ सकता है तो हम कुछ उड़ने वाली चीज भी बना सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और बड़ी खुशी होती है कि हमें प्रकृति इस तरह से रास्ता दिखाती रहती है। हर दिन नया कुछ सीखने को मिलता है। जी। और खुशी की बात हो तो नेहा, हमारे जो साथी, उन्होंने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है कि बहुत खुशी होती है जब सुनती हूँ कि किसी लड़की डॉक्टर बन गई, इंजीनियर या मास्टर बन गई, किसी भी क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली। एक लड़की के पढ़ने का मतलब है कि एक पूरे परिवार का शिक्षित होना। माँ का शिक्षित होगी तो बेटियां बेटे भी शिक्षित होंगे। मेरी माँ 5वीं क्लास तक पढ़ी थी। उस जमाने में कोई स्कूल नहीं था। उस जमाने में माँ बताती थी, राज दरबार में रानियों की ड्योढ़ी होती थी और रानी पर्दे में रहकर उन्हें पढ़ाती थी। वाह, क्या बात है, बड़ा सुनकर अच्छा लग रहा है। और आप लिखती हैं कि लड़कियों को मेरी माँ अक्षर के ज्ञान का मूल्य समझती, और उन्होंने हम सारे भाई बहन को बहुत पढ़ाया। भाई लोग तो सब शिक्षित होकर कमा रहे हैं, और अपने घरेलू जिंदगी में हम सब बहनें हाउसवाइफ बनकर काफी खुश हैं। बिल्कुल। और इन्होंने इस तरह से जब ज्ञान अर्जित किया है तो ये कह रही कि अपने घर में सुरक्षित खुश हैं। खुश तो है ही, साथ ही साथ जब इनके जो भी आने वाला जो परिवार होगा, जो पीढ़ी होगी, उनको इन्होंने शिक्षा दी होगी उसी तरह से। बिल्कुल। और वैसे भी नेहा, इनके विचार बड़े अच्छे लगे सुनकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर जो हमारी गृहिणियां हैं या आजकल हैप्पी होम मेकर खुद को कहती हैं, और सोचती हैं कि अगर वैसे आप सामान्य तौर पर पूछें तो कहती हैं हम कुछ नहीं करते, लेकिन इन्होंने लिखा है कि ये बहुत खुश है। तो बड़ा अच्छा लगता है सुनकर कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें संतुष्ट हैं और खुश हैं। संतुष्ट और खुश होना भी बहुत जरूरी है, और अपना महत्व समझना भी बहुत जरूरी है। जो कहती है हाउस वाइफ्स को ये कहना बिल्कुल बंद करना चाहिए। जी हाँ। कि वो कुछ नहीं करती हैं। हाँ। तो वो क्योंकि बहुत जरूरी काम करती हैं, और उनकी वजह से बाकी सारे काम सुचारू रूप से चलते हैं। जी हाँ। तो अपने महत्व को जरूर समझें। अपने महत्व को समझें। आप घर में जैसे अगर आपके बच्चे हैं, आप उनको एक अच्छा नागरिक भी बना रही हैं, तो भी आपने बहुत बड़ा योगदान किया है देश के विकास में भी। क्योंकि अगर देश में एक जो भी आपके औलाद हैं, बच्चे हैं, संतान हैं, उनको आप अच्छी शिक्षा देती हैं या अच्छे संस्कार देती हैं, तो ये देश की प्रगति में और देश को मतलब एक शांत माहौल देने में बहुत बड़ा योगदान करता है। बिल्कुल। और अब समय का योगदान हो चला है, और वो कह रहे हैं कि प्यारी बुआ और नेहा शर्मा ले लें इजाजत। तो सभी सखियों, श्रोताओं सभी को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार।